जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने में सिर्फ़ आपका ही सहयोग नहीं है, आपके माता-पिता का भी सहयोग है, आपके समाज का भी सहयोग है, आपके परिवार का, फैमिली का भी सहयोग है, आपके स्कूल का भी सहयोग है, आपके फ्रेंड सर्कल का भी सहयोग है। ए टू जेड का जो है ना, आपके पढ़ाई में सहयोग है। उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे के अध्ययन में सारे सर्कल सहयोग कर रहे थे, उसी प्रकार हम लोग जब भोजन को ग्रहण करते हैं, मुख गुहा में जाता है, फिर आहार नाल से होते हुए आमाशय तक जाता है। लेकिन पहली पाचन अगर देखा जाए, तो शुरुआत आपका मुख गुहा से ही हो जाता है और वह अंतिम पाचन छोटी आँत तक करता है। तो भोजन किया तो साथ में हम लोग तो भात, दाल, सब्जी जथी खाना है खा लेते हैं, लेकिन साथ में पानी भी पीते हैं। जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, विटामिन्स हो गया, ये सब का पाचन होता नहीं है, अवशोषण होता है। लेकिन वही हम भोजन करते हैं, तो भोजन का पाचन होता है विघटन अभिक्रिया के द्वारा, है ना? जैसे पाचन तंत्र में देखो बाबू, मुख गुहा से शुरू होता है, आमाशय में जाता है, फिर छोटी आँत में जाएगा, बड़ी आँत में, गुदा द्वार में, है ना? और ये टोटल जो आहार नाल है, आपका पदार्थ गमन करेगा और इसकी जो लंबाई होती है 32 फीट, लगभग 9 मीटर मान सकते हो। जैसे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, आंत्रस्रावी ग्रंथि, उसके बाद पाचन ग्रंथि, है ना? ये सारे ग्रंथि पाचक एंजाइम क्या करते हैं? तैयार करते हैं और तैयार करके हम लोग के पाचन में बहुत मदद करते हैं। जो हम लोग भोजन खाते हैं, उस भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर में जब स्वांगीकरण यानी लगता है, तब जाके हमारा बॉडी आगे जो है ना एनर्जी प्रदान करता है, बॉडी में जो है ना मसल्स वगैरह गेन होता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आहार नाल के मुख्य जो भाग होते हैं उसको। अगर देखा जाए आहार नाल में, तो सर्वप्रथम आता है मुख गुहा। तो मुख गुहा मतलब ये वाला भाग कर रहे हैं, मुख गुहा मतलब ये, ठीक है? ये आपका क्या है? मुख गुहा है जिसमें दाँत, जीभ, है ना? लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख गुहा स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको मंड भी कह सकते हो। 3 जोड़ी इसमें लार ग्रंथि होती है, जो लेर निकलता है, लेर टपकता है, तो वह 3 जोड़ी होता है। एक होता है पैरामिड, उसके बाद होता है सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, है ना? सबसे बड़ा ये होता है, याद रखना। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हमारे जो है ना मुख गुहा से स्रावित होता है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइलिन, डाइस्टेज, ये दोनों अलग-अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, स्टार्च का पाचन करना, यानी चोकर मंड का पाचन करना। जैसे हम लोग अनाज खाते हैं, तो अनाज का जो ऊपर वाला भाग होता है, उसी को चोकर कहते हैं और उसी का पाचन आपका ये टाइलिन और डाइस्टेज करता है। म्यूकस, जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस भी हमारे भोजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भूमिका यह निभाता है कि म्यूकस फूड को चिपचिपा कर देता है और जब चिपचिपा हो जाता है, तब हमारे इस ग्रास नली से आराम से सहलते हुए, छलते हुए अंदर आमाशय में चल जाता है। अगर ये नहीं रहे, तो पता है क्या होगा? कि अंदर जाएगा ही नहीं, छिला जाएगा, हम लोग का गर्दन जो छिला जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, कभी-कभी होता है कि म्यूकस नहीं बनता। जब नहीं बनेगा, तो वही रोटी जब खाते हैं, चाहे चिवड़ा खाते हैं, तो ये सब में तो म्यूकस ज़्यादा चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है, तो वही रूखा-सूखा हो जाता है, तो देखने गड़ने लगता है, खासकर देखना। वही बात भात दाल खाते हैं, सटासट जो है मार लेते हैं, लेकिन रोटी उतना जल्दी घोंटाएगा नहीं, म्यूकस बन ही नहीं रहा। लेकिन वही मीट बन जाए, थोड़ा कहीं अचार देख लिया जाए, म्यूकस एकदम फटाफट आ जाएगा, लार ग्रंथि एकदम स्रावित करने लगेगा अपना जो लार है। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग को पता लग जाता है कि रे सबसे ज़्यादा इसमें पचाने में मेहनत करना पड़ेगा, लार गिलाओ, जल्दी, 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 जल्दी से जो है ना लार गिराओ, ये होने लगता है। इसके कारण क्या होता है, माइंड जल्दी-जल्दी क्या करने लगता है, पाचक एंजाइम को स्रावित करने लगता है। क्लियर? अब देखो, म्यूकस हो गया, ग्रास नली। ग्रास नली का मतलब जहाँ से लेके यहाँ यहाँ समझो कि अमाशय के ऊपर वाला भाग और ये तुम्हारा मुख गुहा के नीचे वाला भाग से जुड़ा हुआ जितना भी भाग है, ग्रास नली है। इसके लगभग 25 सीएम जो है ना लंबाई होता है, 25 सीएम लंबाई होता है। यह भोजन का सिर्फ ले जाने का काम करता है, पचाने-वचाने का काम नहीं करता है। ग्रास नाली मतलब समझो कि ये पाइप का एक लाइन है, पाइपलाइन है समझो कि, उस माने आपका जो खाना-पीना स्थानांतरित हो रहा है। यह क्रमाकुंचन गति करता है, ट्राकिया इसी में होता है, ग्रसनी, एपिग्लोटिक्स और बुलस। देखो समझो, ग्रास नली पचाने का कार्य नहीं करता है, इसकी लंबाई लगभग 25 सीएम होती है। यह सिर्फ भोजन को ले जाने का कार्य करता है आमाशय में। जैसे पाइप में भोजन स्थानांतरित होता है, जल स्थानांतरित होता है, उसी प्रकार इस ग्रास नली में सिर्फ भोजन स्थानांतरित होगा। इसी ग्रास नली में ग्रसनी, ट्रैकिया, एपिग्लोटिक्स ये सारी चीज़ें लगी हुई होती है। एपिग्लोटिक्स का काम होता है कि भोजन को आहार नल में भेजना है कि भोजन को श्वास नली में भेजना है, हवा को आहार नल में भेजना है कि हवा को श्वास नली में भेजना है, ये डिसाइड आपका एपिग्लोटिक्स करता है। लेकिन एपिग्लोटिक्स को हैंडल आपका माइंड करता है। इसीलिए देखिएगा जब हम लोग कहीं सोच रहे रहते हैं, जैसे मान लो कहीं सोच रहे हो, खाना खा रहे हो, तो जाना चाहिए आहार नल में, चल गया श्वास नली में, तो एक बार ज़ोर से सरक जाता है, सरकता है ना?
तो घर वाला कहेगा याद करी था हम लड़का के कोनो याद ई नहीं के करई ससुरा ई याद करी था दूसरा के चबाया हुआ भोजन जैसे मान लो चबा लिए चबा के धके उगल लिए ऐसे निकाल के घिन लगेगा तो बोलस कहलाएगा क्या कहलाएगा बोलस कहलाता है क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय का मतलब कि वह भी एक पाचन का ही क्या है अंग के रूप में है, वो भी पाचन ही करता है यानी वो भी एक पाचन तंत्र के रूप में ही है। अमाशय के 3 भाग होता है, पहला होता है आपका कार्डियक, दूसरा का होता है फुंडलिक और तीसरा का होता है आपका पाइलोरिक। ठीक है, तो देखिए कार्डियक का काम है एचसीएल को बनाना और ये फुंडलिक का काम है कि यह रुज होता है मतलब एक कांटानुमा भाग होता है। क्या होता है कांटानुमा भाग होता है, यह क्या करेगा भोजन को स्टोर करके रख ले रहेगा। और ये आपका पाइलोरिक जठर ग्रंथि इसी में पाया जाता है, यही भूख को जोर कराता है। जैसे जठर ग्रंथि तेज होगा ना तो भूख हार्ड लगेगा, खाना कोचाइल रहेगा इनमें, फिर भी जो है ना कहेगा औरो दे औरो दे औरो भूख लगल बा। समझ रहे हो यह कौन करवाता है, तो ये आपका पाइलोरिक करवाता है। इसी में आपको देखने को मिलेगा 2 गो जठर ग्रंथि, रेनिन आपको दूध से दही में बदल देगा और ये पेप्सिन आपको प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। तो इसीलिए देखिएगा जठर ग्रंथि जो है ना बुढ़ापा में लगभग खराब हो जाता है। या देखिएगा जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको दूध पचता ही नहीं है ना? चाहे ऐसे-ऐसे बहुत अभी एडल्ट में देखिएगा तो उसको भी दूध पचता नहीं है ना? क्यों नहीं पचता है? क्योंकि उसमें रेनिन बन ही नहीं रहा है। जब रेनिन बनेगा ही नहीं तो दूध कहाँ से पचेगा? इसीलिए बुढ़ऊ लोग को देखिएगा, है ना? जितने भी दादाजी होंगे हो उस सबको देखिएगा तो दादाजी को डॉक्टर बोलेगा, "सुनिए दादाजी आप दूध नहीं पीजिएगा, आप दही खाइएगा।" यानी दही ऑलरेडी बना हुआ है, यानी दूध से दही नहीं बनाना पड़ेगा रेनिन को, रेनिन तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट दही खाइए, मज़े कीजिए। चलो, अब देखो यहाँ पे फुंडली की बात करें, तो फुंडली आपको बता दिए है काँटानुमा होता है ना? भोजन को रोक कर रखता है ना? अगर भूख लग रहा है, ये भूख लगवा रहा है इसमें अन्न नहीं है तो चुभेगा, कहेगा चूहा कूद रहा है, क्या होगा? चूहा कूद रहा है पेट में, तो यहीं चूहा कूदता है। चलो, कार्डियक जो ऊपर वाला भाग है एसीएल का निर्माण यही करता है, पूरा पेट में एसीएल नहीं होता है, एसीएल तो यहीं होता है, एसीएल का निर्माण करता है। अब देखो यह हृदय के पास होता है, हृदय के पास होता है, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, है ना? इसीलिए इसका नाम पड़ गया कार्डियक, इसका नाम कथी पड़ गया? कार्डियक। ये ये हृदय के इर्द-गिर्द था, इसीलिए इसका नाम कार्डियक पड़ गया। इसमें जो है ना मेन मकसद क्या होता है एचसीएल को स्रावित करना और एचसीएल का काम क्या है कि जितना भी कीटाणु आया उस सबको मार देना। अम्ल तो वही करेगा, अम्ल सीधे जो है ना जितने कीटाणु आएगा सबको खत्म कर देगा। अब देखो भोजन को तोड़ना एचसीएल भी करेगा, एचसीएल क्या करेगा? भोजन को तोड़ेगा, बड़े-बड़े जटिल भोजन को क्या करेगा? तोड़-ताड़ के जो है ना चलेगा सलीम की गली, यानी रूज में जाके फँस जाएगा। ये आपका फुंडलिक है, इसके रूज में जाके फँस जाएगा। अब ये कहेगा ठीक है रेनिन, पेप्सिन भेजे? तो भेजिए। तो यह भेजेगा ना तो यह दूध होगा तो दूध को पाचन कर देगा दही में और अगर प्रोटीन होगा तो उसको पेप्टोन में चेंज कर देगा। ये पेप्टोन भी आगे बदल जाएगा देखना। तो ये प्रक्रिया हो गया आपका आमाशय का। अब देखिए पेनक्रियाज एक प्रकार के ग्रंथि होती है जो पूर्ण पाचन एंजाइम को स्रावित करने का कार्य करती है और यह अग्नाशय में अगर देखा जाए तो एलएटी यानी ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, जो आपको पहले ही बताए हैं, एक टाइलिन बताया है, एगो डायस्टेज बताया है। तो डायस्टेज और टाइलिन सेम टू सेम अगर देखा जाए तो एमाइलेज के जैसा है, यानी मंड पाचन डायस्टेज भी करता है और टाइलिन भी करता है और ये आपका एमाइलेज भी करता है मंड का पाचन। क्लियर? तो ट्रिप्सिन क्या करता है तो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। इससे पीछे बताया है ना आपको कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जा रहा था, बदल दिया जा रहा था ना? तो उसी प्रकार यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या करता है तो ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, जो पेप्टोन बना है उसको पेप्टाइड में यह बदल देता है ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम है मंड का पाचन करना, जैसे टाइलिन और डायस्टेज का बात किए हैं। लाइपेज का काम है वसा एवं लिपिड का क्या करना? पाचन करना। यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बनता है, ये पता है ना? और प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब वगैरह पीता है तो सबसे पहले उसका लीवर खराब होगा, न कि किडनी। किडनी का कार्य है कि वह अगर कोई भी जहरीला गैस है उसको निष्क्रिय कर देगा या कोई भी जहरीला पदार्थ है उसको निष्क्रिय कर देगा। लेकिन लीवर लीवर ऐसा कर नहीं पा सकता है, लीवर लिबिया के जो है ना रह सकता। ये अग्नाशय को उत्तेजित सेक्रेटिन करेगा जो आपके छोटी आंत में स्थित है और यह क्या करता है सेक्रेटिन अग्नाशय को कहता है ए ससुरा जल्दी जल्दी भेजना है ट्रिप्सिन एमाइलेज और लाइपेजवा, जल्दी जल्दी भेज, पाचन होगा, जल्दी जल्दी भेजो। समझ रहे हो? ये कौन करता है? सेक्रेटिन करता है जो छोटी आंत में होता है। लीवर आपका पित्त का निर्माण करता है और जहाँ पित्त स्टोर होता है उसको कहते हैं पित्ताशय। याद रखना पित्ताशय कोई ग्रंथि वगैरह नहीं है, पाचक एंजाइम वगैरह नहीं है, फिर भी पाचन कार्य में सहायक होता है ना? यह पित्त स्टोर होता है, याद रखना। भोजन को क्षारीय बनाने में अगर कोई काम करता है तो वह पित्ताशय का पित्त ही करता है। इसमें जो है ना
यह एमाइलिफिकेशन करता है। एमाइलिफिकेशन और वसा का पाचन कौन करता है? तो यह आपका पित्ताशय ही करता है। यकृत है, यह यकृत जो है ना पित्त का निर्माण करता है और इसको उत्तेजित करता है कोलेसिस्टोकाइनिन। यकृत में पित्त का निर्माण होगा, स्टोर होगा पित्ताशय में, और पित्ताशय में जब स्टोर होगा ना तो यकृत अगर धीरे-धीरे पित्त का स्रावन करता है तो तेजी से कराने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा? धक लेगा, ए ससुरा जल्दी से करना है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना क्या करता है? पित्त जो निकालता है यकृत उसको उत्तेजित करता है। अब देखिए छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है। भले नाम है छोटी आंत, लेकिन यह लंबा होता है, पतला होता है ना? इसके बाद आपका बड़ी आंत आएगा। तो यह छोटी आंत को 3 भागों में बाँटा गया। एक तो बाँटा गया आपका डेनुनम, एक जेनुनम और एक इलियम। डेनुनम आपका जो है ना ऊपर वाला भाग होता है, जेनुनम बीच वाला भाग होता है, इलियम आपका नीचे वाला भाग होता है ये। ठीक है? ये वाला भाग आपका डेडुनम कहलाएगा, ये वाला भाग आपका जेजुनम कहलाएगा, ये वाला भाग आपका इलियम कहलाएगा, और ये टोटल जो है आपका अमाशय है, इसका भी 3 गो भाग हमने बता ही दिया। यहीं पे अग्नाशय होता है, जो एक ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है? चलो, तो इसमें पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो पाचन होता है, किसमें? तो छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो आपका जेजुनम है, यह सेक्रेटिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, बुलेसी एस्टोकाइनिन का जो है ना हार्मोन्स का यही रिलीज़ करता है। और एक बात आप ध्यान रखना कि जो इरेप्सिन है ना, इरेप्सिन जो पेप्टोन बना था, प्रोटीन से पेप्टोन बना था, वह इरेप्सिन क्या करता है? पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है और यही पेप्टाइड आगे चलकर एमिनो एसिड का रूप धर लेता है। अब देखेंगे हम लोग बड़ी आंत। बड़ी आंत का मेनली अगर देखा जाए काम यही होता है कि छोटी आंत से जब पचा हुआ भोजन निकलता है तो वह बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वह छोटी आंत से लंबा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटी आंत बड़ी आंत से लंबा होता है, यानी आहार नाल के सबसे लंबा अगर देखा जाए तो छोटी आंत ही होता है। छोटी आंत में पच गया भोजन, और वह पचा हुआ भोजन के बाद जो अपचा पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बड़ी आंत में आई है, उस बड़ी आंत का मेनली कार्य क्या होता है कि वह अपचा हुआ भोजन को पूरी तरह से सुखाने का कार्य करेगा, यानी जल को अवशोषित करेगा, जल को खींचेगा और खींच कर क्या करेगा? उसे इलियम में भेज देगा, जिसको रेक्टम भी कहते हैं। समझ रहे हो? तो देखो यह जो आपका बड़ी आंत है, ये देखो ये जो भोड़ा-भोड़ा लिख दिया है यहाँ पर गोल-गोल, ये आपका बड़ी आंत है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, यह होता है अपेंडिक्स। जैसे हो जाता है किसी को अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स का इलाज हुआ तो हुआ, नहीं तो उसको चीर-फाड़ के निकाला जाता है ना? बड़ा दर्द करता है। तो देखो ये जो है ना एक असेंडिंग कोलन होता है, ये तो समझो तो ये सब कोलन ही है। असेंडिंग कोलन होता है, एक ट्रांसवर्स कोलन होगा ये वाला ऐसे, और ये नीचे आएगा तो डिसेंडिंग कोलन होगा, और ये जस्ट कर्व हो गया तो सिग्मोइड कोलन कहलाएगा यह। यह आपका लास्ट में गुद्दा द्वार, रेक्टम, मलाशय द्वार भी कह सकते हो, कुछ कहो। ठीक है? अब देखो एक बात हमको देखने को मिला कि यह जो भी पाचन हुआ शुरू से अंत ले अभी तक ले हमने पाचन देखा, इसमें अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? तो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि मुंह के अंदर हम लोग जो अन्न को ग्रहण करते हैं तो वह अंदर जाता है, तो इसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। लेकिन वही देखा जाए कोशिकीय जीव, वह कुटपाद के माध्यम से क्या करता है? अपना भोजन को ग्रहण करता है, कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करेगा। क्लियर? और हम लोग अंतर्ग्रहण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। उसके बाद पाचन आता है, तो पाचन हम लोग देखिए लिए कि जटिल से जटिल पदार्थों को छोटे-छोटे कणों में तोड़ देना। उसके बाद अवशोषण, जब पाचन होता है तो उसमें से जो भी मिनरल्स होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसको अवशोषित करता है, खींचता है, सोखता है, और सोखने के बाद वह पुनः बड़ी आंत में लास्ट में भेज देता है, और उस जो है ना बड़ी आंत रेक्टम, मलाशय वगैरह में चला जाता है, भेज देता है। बड़ी आंत रेक्टम, मलाशय जिसको कहते हैं उसमें भेज देता है, और मल द्वार के द्वारा वह कहाँ चल जाता है? सिप्टी द्वार, और सिप्टी द्वार से कहाँ चल जाता है? आपका खेत द्वार में। चलिए स्वांगीकरण, जो भी भोजन हम लोग का खाए हैं ना, तो ऊर्जा का निर्माण हुआ है, वह ऊर्जा स्टोर थोड़ी रहेगा, नहीं, उसका क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, मतलब पूरा शरीर में लगना शुरू हो जाएगा, है ना? और ऊतक बनना शुरू हो जाएगा, कोशिका से ऊतक बन जाएगा। उत्सर्जन या बहिष्करण, मतलब जो पचा हुआ पदार्थ है उसको बाहर निकलना बहिष्करण कहलाता है। जो पच गया पदार्थ, और पच गया उसके बाद जो अपचा पदार्थ है जो नहीं पच पाया है, उस अपचा पदार्थ को बाहर निकाल दो, बहिष्करण या उत्सर्जन कहा जाएगा। और उत्सर्जन तंत्र के रूप में अगर देखा जाए मुख्य भाग अगर होता है कोई, तो वह होता है किडनी, यानी वृक्क, गुर्दा भी कहते हैं उर्दू में। अब देखो बाबू, ये आमाशय पेप्सिन हार्मोन निकालेगा और प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, और वही जब अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय ट्रिप्सिन हार्मोन निकालेगा, और यह पेप्टोन को क्या करेगा? पेप्टाइड में बदलने का कार्य करेगा। किसमें? पेप्टाइड में, पेप्टाइड में, याद रखना। अब देखो छोटी आंत इरेप्सिन क्या करेगा? निकालेगा, और इरेप्सिन हार्मोन यह पेप्टाइड हार्मोन को एमिनो एसिड में बनाने का कार्य करेगा, एमिनो एसिड बना देगा। तो देखो एक प्रोटीन, प्रोटीन पहले पेप्टोन बना, पेप्टोन से पेप्टाइड बना, पेप्टाइड से जो है ना लास्ट में एमिनो एसिड बना।
वह एमिनो एसिड हमारे शरीर में जो भी कार्य करना हो कर लेता है। इस प्रकार पूरी तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया, खलास हो गया। अब रही बात दाँत वगैरह का। हमारे मुख गुहा में दाँत के साथ-साथ जीभ भी पाई जाती है और जीभ की मेन काम है कि स्वाद को बताना। हमारे जीभ में ऊपर देखा जाएगा तो छोटा-छोटा स्वाद कालिकाएँ होती है जो 10,000 प्लस स्वाद कालिकाएँ होते हैं। और देखना कि शुरुआती जो ये होता है, ये यहाँ पे छोटा होते अंदर तक जाएगा ना तो बड़ा-बड़ा दिखने को मिलता है। और यही जो है ना ख़ासकर मांसाहारी जीव-जंतु में ख़ासकर बड़ा-बड़ा दिखने को मिलता है, जैसे शेर में, ठीक है? ऐसे देखा जाए तो जीभ में 3 ग्रंथियाँ होती है, जिसका अलग-अलग काम है, लेकिन का जो ये दाँत है, उजला-उजला वाला दाँत है, यह कैल्शियम रूपेटाइट का बना होता है और इसी को कहते हैं एनामिल। और अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाला उसको कहते हैं डेंटाइल। क्या कहते हैं? डेंटाइल। वह CaSO4 का बना होता है। समझ रहे हो? कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। हमारा जो दाँत है, अगर देखा जाए तो यह संयोजी ऊतक का बना होता है, कठोर संयोजी ऊतक का बना होता है। इसके अध्ययन को ओडियोलॉजी कहते हैं। छाती फ्लोरीन से होता है। फ्लोरीन एक क्या है? तत्व है। इस फ्लोरीन तत्व में ही तो आता है। 9 गो फुगा 10 बेर नाचे, है ना? 9 फ्लोरीन 9 नियोन 10। तो यही बात। यहाँ पे देखो तो फ्लोरीन के माध्यम से हम अपने दाँतों को क्षति कर सकते हैं। अगर आपका दाँत कितना भी कठोर रहे, इसको अगर क्षति करना है, ह्रास करना है, तोड़ना है तो फ्लोरीन के माध्यम से तोड़ सकते हो। ऐसे तो मार हथौड़ा के तोड़िए देगा, लेकिन ऐसे इसका माध्यम से ज़्यादा हो जाएगा। बाहरी परत एनामिल, आंतरिक परत डेंटाइल। दूध के दाँत 20 गो होता है ना? और यह आपका 32 गो होता है। अभी जो हम लोग का दाँत है, एडल्ट में 32 गो और दूध का दाँत कै गो? 20 गो, यानी 20, 32, 52 गो। यानी 52 बार जो है ना हम लोग का दाँत निकलता है, याद रखना 52 गो दाँत होता है। अब देखो हम लोग का दाँत 4 प्रकार के, इंसाइज़र जिसको कृंतक कहते हैं, यह काटता है, नोज़ टीथ कहते हैं, 4 गुने 2 यानी 8 गो संख्या होता है। 4 गुने 2 मतलब 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। कैनाइन यह रदनक होता है, फाड़ता है, आई टीथ कहते हैं। और 2 गुने 2 यानी 4 गो होता है। यह खासकर जो है ना क्या बोलते हैं, रदनक जो है ना फाड़ने-उड़ने का काम करता है। यह देखना जानवरों में ज़्यादातर खासकर पाया जाता है। प्रीमोलर अग्रच्वर्णक होता है जो चबाने का काम करता है, चक टीथ कहते हैं। इसकी संख्या 4 गुने 2 यानी 8 गो होता है, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे। मोलर का काम है चबाना, यह बच्चे में नहीं पाया जाता है, सिर्फ एडल्ट में ही पाया जाता है। क्योंकि बच्चे चबाने के लिए थोड़े है, अभी तो दूध का दाँत है, दूध पी रहा है। अब देखो इसमें खासकर देखना थर्ड वाला जो होता है ना, थर्ड वाला, ये भी जो है ना मोलर का थर्ड वाला जो भाग होता है, वह बच्चा में नहीं होता, जिसको अकल दाँत कहते हैं। इसलिए बच्चे को अभी अक्लें नहीं आता है। ना कहता है, "ए अभी अकल तोरा थोड़बे बा, अभी लइका बा, का हो गइल गलती कर देल त। अभी एकरा अकल थोड़बे बा।" मतलब इसको अभी अक्ल दाँत भी नहीं आया है। यानी मोलर वाला भी नहीं आया है, जिसको हम लोग च्वर्णक कहते हैं। क्लियर? पूरी तरह से यहाँ पे पाचन डाइजेशन खत्म होता है। ठीक है? इसके बाद जो है ना नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर को।